ये तो आज के लेक्चर में हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपका कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके जनरली ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ट्यूबुलिन हमने डिस्कस करा था, टू टाइप का होता है, अल्फा बीटा। ठीक है, जब बीटा फॉर्म के साथ आपका, जैसे ये आपकी अल्फा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है, बीटा के साथ जब जीटीपी लगा होता है उस केस में क्या होता है आपका, जनरली बेसिकली वो पॉलीमराइज करता है। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है ना, जैसे ये तो एक फिलामेंट होता है और मैंने आपको बताया था जो बीटा एंड होता है वो कौन सा एंड होता है हमारा, प्लस एंड, और अल्फा कौन सा होता है जहां पर माइनस। ठीक है, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, जो एंड पे होता है। बीटा वाले एंड को हम बोलते हैं प्लस एंड, विच इज योर फास्ट ग्रोइंग एंड, और अल्फा वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, माइनस एंड, विच इज योर स्लो ग्रोइंग एंड। ठीक है, सो अब क्या होता है ना, ये तो सिर्फ एक प्रोटोफिलामेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, सो इस तरह के आपके 13 फिलामेंट्स, दिस इज वन प्रोटोफिलामेंट इनटू 13, दैट विल मेक योर माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना, एक तरह से ये होलो स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम इस चीज को ऊपर से देख रहे हैं, मतलब टॉप व्यू से देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो ऐसे 13 आपको दिखेंगे अगर आप टॉप से देख रहे हो। ठीक है ना, तो ऐसे 13 मान लो सिलेंडर से दिख रहे हैं, तो ये मिलके क्या बनाते हैं आपका, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सो 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलके आपका क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का मैंने आपको रोल बताया था, ये सीलिया फ्लैजिला का पार्ट होते हैं, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे। सीलिया फ्लैजिला जिसका रोल किसमें होता है, मोटिलिटी में। ठीक है, और सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ ही आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच करते हैं। ठीक है, और जब एनाफेज स्टेज आती है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाते हैं आपके, सेपरेट, एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, सो सीलिया फ्लैजिला और ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है। ठीक है, और एक पॉइंट हमने पहले भी मैंने आपको बार बार बताया कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन असेंबली और डिसअसेंबली दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि अप टू मेटाफेज आपकी क्या होती है, असेंबली। अप टू मेटाफेज क्या होती है आपकी, असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अप टू मेटाफेज क्या होती है, असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद जब मेटाफेज से एनाफेज में जाना होता है तो उस टाइम पर क्या होती है, डिसअसेंबली। बोथ असेंबली एंड डिसअसेंबली आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो अभी हम कुछ ड्रग्स का नाम भी पढ़ेंगे। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो असेंबली को इनहिबिट करते हैं, मतलब कि आपके डाइमर्स तो हैं, वो डाइमर के साथ जाके बाउंड कर गए, तो वो असेंबली नहीं होने दे रहे। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो पॉलीमेरिक फॉर्म है, उसके साथ जाके लग गए, उनको डीपॉलीमराइज नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। तो आपको कुछ ड्रग्स के नाम, मतलब अगर आप उन उन अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को इनहिबिट कर दोगे तब भी सेल डिवीजन नहीं होगी, अगर आप डिसअसेंबली को रोक दोगे तब भी सेल डिवीजन नहीं होगी। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं, जैसे एक सबसे कॉमन अभी मैं आपको बताऊंगा, कॉल्चिसिन। ठीक है, ये इसे बोलते हैं हम एंटी माइटोटिक ड्रग। ठीक है, इसको हम जनरली प्लांट्स में यूज करते हैं पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने में। पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी सेल में मान लो 20 क्रोमोसोम है, ठीक है, आपने डीएनए तो डबल करा दिया क्योंकि 40 क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स बन गए, लेकिन आप सेल को डिवाइड ही ना होने दो। तो प्लांट्स के अंदर अगर आप पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है जो नॉर्मल नंबर है, जैसे हम बोलते हैं 2n = 20, ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, लेकिन अगर इफ आई एम राइटिंग 4n = 40, तो ये क्या आपका टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। तो इफ यू वांट टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, सो यू कैन यूज दोज पर्टिकुलर ड्रग्स जो कि बेसिकली आपका सेल को डिवाइड ही ना होने दे। नॉर्मली तो ये होता है ना कि डीएनए की अमाउंट डबल हुई, सेल दो में डिवाइड हो गया, तो दिस इज सिंपल माइटोसिस। बट इफ समहाउ यू मैनेज टू प्रिवेंट द बेसिकली सेल डिवीजन, ठीक है, आप साइटोकाइनेसिस ना होने दो, या जैसे यहाँ पर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स की
असेंबली को इनहिबिट करा दोगे तो सेल आपका डिवाइड करेगा नहीं, और जो नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स था उसका नंबर क्या हो जाएगा आपका डबल। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सब हमने बेसिक्स पढ़ लिया था। सो दिस इज अबाउट दोज ड्रग्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रल रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना आपका सेल डिवाइड नहीं करेगा। ड्रग्स दैट अफेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वो ड्रग्स जो असेंबली को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, आर यूजफुल नॉट ओनली एज एक्सपेरिमेंटल टूल्स इन सेल बायोलॉजी बट ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, जैसे कॉल्चिसिन एंड कॉलसेमिड दे और colcamide, they are examples of commonly used experimental drugs that bind tubulin and inhibit microtubule polymerization, which in turn blocks mitosis। तो ये जो colchicine है और colcamide है, ये दोनों के दोनों माइक्रोट्यूब्यूल की पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, colchicine हमें एक स्पेसिफिक प्लांट से मिलता है जिसका नाम होता है कॉल्चिकम ऑटोमेल। colchicine हमें किससे मिलती है, कॉल्चिकम ऑटोमेल, दिस इज द नेम ऑफ प्लांट कॉल्चिकम ऑटोमेल। ठीक है, और ये जो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन है, ये भी असेंबली को इनहिबिट करते हैं, और ये हमें एक स्पेसिफिक प्लांट से मिलते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट प्लांट इज कैथरैंथस रोजियस। कैथरैंथस रोजियस कौन से प्लांट से मिलता है, कैथरैंथस रोजियस। कॉल्चिसिन हमें मिलते हैं कॉल्चिकम ऑटोमेल से, और विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन हमें किससे मिलते हैं, कैथरैंथस रोजियस। ठीक है, सो ऑल दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी, क्योंकि ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, चाहे वो विनब्लास्टिन है, विनक्रिस्टिन है, कॉल्चिसिन है, या कोलकैमिड या कोलसैमिड। इसके अलावा एक और ड्रग आता है जिसका नाम है टैक्सोल। क्या नाम है आपका, टैक्सोल। ठीक है, एंड दिस टैक्सोल जो होता है ये हमें ये हमें ट्री से मिलता है, दैट इज यू ट्री, जिसका नाम होता है टैक्सिस बेकेटा और टैक्सिस ब्रेविफोलिया। टैक्सिस बेकेटा या उस प्लांट का क्या नाम होता है, टैक्सिस ब्रेविफोलिया। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं, दे स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स, सो रादर देन इनहिबिटिंग देयर असेंबली। ये तो जो बेसिकली आपका माइक्रोट्यूब्यूल बन गया उसी को स्टेबलाइज कर दिया, तो उनको डिसअसेंबल ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो ऐसी स्टेबलाइजेशन होने से भी सेल डिवीजन ब्लॉक होता है, और जो टैक्सोल है उसको भी हम एज ए एंटी कैंसर एजेंट एज वेल एज एन एक्सपेरिमेंटल टूल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यही आइडिया दे रहा है कि असेंबली and disassembly of microtubules both are important during cell division. If somehow you manage to like अगर आप असेंबली को इनहिबिट कर दोगे तब भी आपका सेल डिवाइड नहीं करेगा, अगर आप डिसअसेंबली को इनहिबिट कर दोगे तब भी आपका सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो we can use these drugs for the treatment of cancer because कैंसर सेल्स की हमने ग्रोथ को ही स्टॉप करना है। तो ये सब ड्रग्स जो हैं एक्सपेरिमेंटल टूल्स की तरफ यूज होते हैं, एंड यू कैन यूज दिस ड्रग्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है मेनली। सो अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है कि माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स दे रेगुलेट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विद इन सेल्स। ठीक है, जस्ट एज एन एक्टिन, ये हम पढ़ेंगे बाद में जब हम माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ते हैं, तो जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एक्टिन इज अ पार्ट ऑफ योर माइक्रोफिलामेंट, जैसे एक होता है जी एक्टिन विच इज अ मोनोमेरिक फॉर्म, लेकिन जब ये पॉलीमराइज होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। ठीक है, सो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड जो माइनस एंड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको तो प्रोटीन स्टेबलाइज कर देते हैं, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, ये जो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, जनरली ये हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट पढ़ी थी। ठीक है, तो प्लस एंड कहां पर होता है, इट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, अब क्या होता है ना, यहाँ पर आपका माइनस एंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम कुछ प्रोटीन्स लगा देते हैं
तो मतलब यहाँ से तो डीपॉलीमराइजेशन ना हो, ठीक है। माइनस एंड जो होते हैं वो एक तरह से सेंट्रोजोम के अंदर होते हैं, तो इनको हम ऐसे स्टेबलाइज करा देते हैं कि यहाँ से डीपॉलीमराइजेशन ना हो, ठीक है। तो अगर पॉलीमराइजेशन होनी है तो फिर वो प्लस एंड पे ही हो, और डीपॉलीमराइजेशन भी कहाँ पर हो, आपकी प्लस एंड पे, ठीक है। जैसे ये एनाफेज में मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि जो एनाफेज होता है, दिस यू कैन सी, एनाफेज में भी दो पार्ट्स होते हैं, एनाफेज ए, एनाफेज बी, ठीक है। सो एनाफेज ए में क्या होता है, जैसे दिस यू कैन सी, अभी क्रोमोसोम अभी ये मेटाफेज पे है, ठीक है। लेकिन जब आपको उसको एनाफेज में लेके जाना है, क्योंकि एनाफेज की स्टार्ट हम कब मानते हैं, जब आपके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। एनाफेज स्टार्ट का मतलब क्या है, योर सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट। जब आपके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एनाफेज। जब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, आपके सेपरेट, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है इसके अंदर कि जैसे ही मान लो यहाँ पर ये जो एक तरह से एक प्रोटीन होता है काइनेसिन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे काइनेसिन के ना जनरली 3 रोल्स होते हैं, मतलब या तो ये जाता है प्लस एंड की तरफ, ठीक है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द जो काइनेसिन्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। बट कुछ काइनेसिन ऐसे भी होते हैं जो माइनस एंड की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। जनरली तो हम यही पढ़ते हैं काइनेसिन प्लस की तरफ जाता है, डायनिन माइनस की तरफ जाता है, ठीक है। और एक काइनेसिन ऐसा भी होता है वो डीपॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब वो माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस या माइनस एंड की तरफ नहीं जाते, वो क्या कराते हैं, डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेसिन है वो जो भी मैं आपको बताऊंगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखो, ये आपका एक माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजिंग काइनेसिन है जो यहाँ पे शो कर रखा है, और ये आपका क्या है, जो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, ये जो काइनेसिन है ये क्या क्या कराता जा रहा है, डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे डीपॉलीमराइजेशन होती जा रही है तो जो आपका क्रोमैटिड है वो देखो पोल के पास पहुंचता जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि पहले वो इतना, उसकी लेंथ इतनी थी, ठीक है। और ये आपका जो मान लो उसके साथ अटैच था आपका जो सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ ही काइनेसिन होता है, अब उसने मान लो इतना सा डिग्रेड कर दिया तो अब आपकी लेंथ रहेगी ये, ठीक है। अब लेंथ और क्रोमोसोम जो है वो काइनेटोकोर के थ्रू इसके साथ क्या है, अटैच है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल को ये काइनेसिन डीपॉलीमराइज करा रहा है, ठीक है। फिर उसने और छोटा कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ ना कि जो क्रोमोसोम है, क्योंकि मान लो ये सेल का पोल था, ये पोल है, तो आपने तो पोल के पास ही लेके जाना ना एनाफेज में, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये डीपॉलीमराइज होते जाएंगे, और डीपॉलीमराइज यहाँ पर कौन करा रहा है, काइनेसिन। और जैसे जैसे वो डीपॉलीमराइज होते जा रहे हैं तो आपका जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेसिन है वो ऐसा नहीं है कि प्लस या माइनस एंड की तरफ जा रहा है, उसका रोल क्या है, वो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल के पास लेके जा रहा है, और यहाँ पर काइनेसिन एक डी पॉलीमराइजेशन करा रहा है, ठीक है, कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की डी पॉलीमराइजेशन या उसकी उसको डिसअसेंबल करा रहा है, सो दैट जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपके अपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स हम डिस्कस करते हैं, एक होते हैं एस्ट्रल, एक होते हैं काइनेटोकोर, एक होते हैं आपके इंटरपोलर, ठीक है। तो ये अपोजिट पोल्स के ऊपर बेसिकली सिस्टर क्रोमैटिड्स को लेकर जाना, ये फंक्शन है आपका काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इनकी जब डिसअसेंबली होगी तभी आपके जो क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। बट अलोंग विद दिस, ये जो आपके सेंट्रोजोम है या जो सेंट्रियोल का पेयर है, इनको भी आपको थोड़ा सा मतलब पोल्स की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है। वो आपको दूसरे डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस यू कैन सी। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये थोड़े से पास पास है, बट यू कैन सी इन द सेकंड डायग्राम यू कैन सी दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये जो सेंट्रियोल का पेयर होता है, ये हम इसको एक दूसरा फेस बोल देते हैं, हम इसे एनाफेस बी बोल देते हैं,
द सेपरेशन ऑफ स्पिंडल पोल्स रिजल्ट्स फ्रॉम टू टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट ओवरलैपिंग, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो इंटरपोलर वाले हैं, जैसे ये इंटरपोलर वाला है, ठीक है, और ये भी आपका इंटरपोलर वाला है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग है, ठीक है। दे स्लाइड पास्ट ईच अदर टू पुश द स्पिंडल पोल्स अपार्ट, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। और इसमें किसका रोल होता है आपका, प्लस एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन, मतलब इसमें रोल होता है काइनेसिन का, कि ये जो स्लाइडिंग है वो कौन करा रहा है, काइनेसिन। और दूसरा क्या होता है, बेसिकली जो ये एस्टल माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, द स्पिंडल fibers are pulled apart by astrial microtubules driven by minus and directed motors। तो ये क्योंकि एस्ट्रल वाला माइक्रोट्यूब्यूल इधर है, ऑब्वियसली ये किस तरफ जाएगा, माइनस एंड की तरफ, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर इसकी लेंथ बड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे देखो लेंथ छोटी है। यहाँ पर आप लेंथ देख रहे हो ना, यहाँ पर ये लेंथ देखो, ये लेंथ देखो, क्योंकि अगर ये लेंथ ज्यादा है तो मतलब दे आर, मतलब जो पेरिफेरी से काफी दूर है। बट आप इफ यू कंपेयर, ये जो लेंथ है और ये लेंथ है कम होगी ना, तो इसका मतलब क्या है, दोज स्पिंडल जो आपका पोल्स हैं वो बेसिकली सेंटर से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। सो इंटरपोलर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पर एक्ट करता है काइनेसिन, ठीक है। लेकिन जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है ना, वहां पर कौन सा होता है आपका, माइनस, मतलब वहां पे होता है डाइनिन। So for the movement of spindle poles, you need the contribution from two type of spindle fibers. One is interpolar and one is your astral. Interpolar microtubules जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, उसमें रोल आता है काइनेसिन का, ठीक है। देखो काइनेसिन हमने पहले भी पढ़ा, बट वो काइनेसिन डीपॉलीमराइजेशन करा रहा था, वो डिफरेंट है। यहाँ पर काइनेसिन जो सिंपली हम पढ़ते हैं कि वो प्लस एंड की तरफ जाता है, और डाइनिंग जो होता है वो आपका माइनस एंड की तरफ जाता है, ठीक है। तो एनाफेज को हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, एनाफेज ए एंड बी। एनाफेज ए इज मेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। लेकिन जो आपका स्पिंडल पोल्स हैं उनको अपोजिट पोल्स पे, या मतलब थोड़ा सा सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लेके जाने का काम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। इंटरपोलर के साथ काइनेसिन लगता है और एस्ट्रल के साथ आपका डाइनिन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनाफेज ए एंड बी। तो एनाफेज में भी हमने दो टर्म्स यूज करी, ए और बी, ठीक है। तो ये हम कुछ प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, जो कि जैसे मैंने बताया ना, माइनस एंड तो आपका स्टेबलाइज हो जाता है ताकि डीपॉलीमराइजेशन ना हो, तो ग्रोथ और श्रिंकेज वो प्लस एंड से ही डिसाइड होगी, ठीक है। सो दैट इज रेगुलेटेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। वो तो या तो पॉलीमराइजेशन को फेवर करेंगे या डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन डाइमर, ठीक है। Note that microtubules grow by the addition of tubulin to their plus ends, which extend outward from the centrosome toward the cell periphery, ठीक है। ये हमने डायग्राम से भी देखा ही है कि जो प्लस एंड होता है वो सेल पेरिफेरी की तरफ होता है। सो द रोल ऑफ सेंट्रोसोम इज टू इनिशिएट माइक्रोट्यूब्यूल ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले एक वो प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है गामा ट्यूबुलिन, ठीक है। ये एक तरह से न्यूक्लिएट करता है असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और इसके साथ और भी प्रोटीन्स होते हैं, मतलब एक तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ को जो आपने स्टार्ट कराना है ना, तो सबसे पहले गामा ट्यूबुलिन आता है। वो एक तरह से उसमें 8 और मोर प्रोटीन्स भी होते हैं, एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, विच एक्ट एज ए सीड। मतलब होता है ना कि जैसे प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए हम सीड देते हैं, तो इनिशियली यू नीड टू मेक दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, ओनली देन आफ्टर दैट योर जो माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ है वो आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। सो ये आपको बेसिक याद रखना है। नाउ दीज आर द मोटर प्रोटीन्स, ठीक है। अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस करना है, डाइनिन और काइनेसिन, ठीक है। तो जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइनिन किस तरफ जाता है, माइनस एंड की तरफ, ठीक है, और काइनेसिन किस तरफ जाता है, प्लस एंड की तरफ, ठीक है। इनके अंदर ना हेड डोमेन्स होते हैं, ठीक है। ये जो हेड वाला डोमेन होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड करते हैं एक तो, ठीक है, एंड बेसिकली दे आल्सो बाइंड विद एटीपी, क्योंकि एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए।
इधर आप देख रहे हो वी हैव सम लाइट एंड इंटरमीडिएट चेन्स इन द डायनेनाम, और यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ हैवी चेन्स भी हैं, ठीक है। हैवी चेन यहाँ पर भी है आपकी, और यहाँ पर सिर्फ लाइट चेन्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑन वन साइड दे बाइंड विद द माइक्रोट्यूब्यूल, और जो दूसरी साइड है मान लो वो किसी वेसिकल के साथ बाइंड करते हैं, जिस भी वेसिकल को उन्होंने, अगर यू वांट टू कैरी दैट वेसिकल इनटू द प्लस डायरेक्शन तो वो काइनेसिन लेके जाएगा। अगर आपने उस वेसिकल को बेसिकली सेंटर ऑफ सेल की तरफ लेके आना या माइनस एंड की तरफ लेके आना तो वो आपका डायनिंग कराएगा, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे भी सही, जनरली क्या होता है ना, जैसे मान लो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मिलता है पेरिफेरी पे, मतलब ये पेरिफेरी तक स्प्रेड आउट होता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जनरली काइनेसिन पेरिफेरी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे जो गोल्जी है वो आपके सेंटर में होता है, मतलब वो न्यूक्लियस के पास होता है। तो गोल्जी ऑब्वियसली कहां पर है, सेंटर में। तो गोल्जी को अगर सेंटर में लेके आना तो वो किसका काम होगा, डायनिन का, क्योंकि डायनिन माइनस की तरफ काम करता है, और माइनस एंड की तरफ आपका क्या है, बेसिकली आपका जो माइनस एंड की तरफ जो प्रोटीन लेके जाता है वो डायनिन लेके जाता है, ठीक है। क्योंकि माइनस एंड आपका सेंटर ऑफ सेल की तरफ है, और जो प्लस एंड होता है वो पेरिफेरी पे होता है। तो ईआर को पेरिफेरी पे कौन लेके जाएगा, काइनेसिन, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए ना कि जो ऑर्गेनेलिज है, क्योंकि वो स्पेसिफिक अपनी पोजीशंस के ऊपर है, क्योंकि अगर आप ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं अगर आप इनको डिसअसेंबल करा दोगे तो ये जो ऑर्गेनेलिज की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम में अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्गेनेलिज की जो पोजीशनिंग है उसके पीछे माइक्रोट्यूब्यूल से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल के अलोंग ही वो ऑर्गेनेलिज मूव करती हैं। if you want to if some organelle is present at the periphery, it means that kinesin is responsible for its movement, and if some organelle is present like in the center of the cell, so the dynin or basically your जो माइनस एंड की तरफ आपकी मूवमेंट है जिसे जो डायनिन कराता है तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सिंपल बस ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि इफ यू डिसअसेंबल माइक्रोट्यूब्यूल्स देन द जैसा जहां पर ऑर्गेनेल की पोजीशनिंग होनी चाहिए थी वो में भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, डायनिन एंड काइनेसिन आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल्स टुवर्ड द माइनस एंड प्लस एंड। तो काइनेसिन मैंने आपको बताया वो माइनस एंड की तरफ जाता है, काइनेसिन प्लस, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, कुछ काइनेसिन्स भी होते हैं जो माइनस एंड की तरफ जाते हैं रिस्पेक्टिवली। डायनिन अभी आपने देखा डायनिन के अंदर 2 और 3 हैवी चेन्स होती हैं, ठीक है। 2 और 3 हैवी चेन्स यहाँ पे डायग्राम में 2 ही दिखा रखी हैं, दीज आर द 2 हैवी चेन्स, एक हैवी चेन ये है दूसरी ये है, ठीक है। इन एसोसिएशन विद मल्टीपल लाइट एंड इंटरमीडिएट चेन्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल लाइट एंड इंटरमीडिएट चेन्स हैं। द ग्लोबुलर हेड डोमेन्स ऑफ द हैवी चेन्स आर द मोटर डोमेन। जो ग्लोबुलर हेड है यहाँ पे, जो आपको ये हेड वाला पार्ट दिख रहा है ये आपके मोटर डोमेन्स हैं, क्योंकि इन्हीं के यही माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड करता है और इनके साथ एटीपी लगता है, ठीक है। काइनेसिन के अंदर भी आप देख सकते हो जनरली यहाँ पर ये 2 हैवी चेन है, ठीक है, 2 हैवी चेन शो कर रखी हैं। ग्लोबुलर हेड डोमेन्स ऑफ हैवी चेन्स बाइंड माइक्रोट्यूब्यूल, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और 2 ही इसके अंदर क्या दिखा रखी हैं, लाइट चेन, ठीक है। सो यू जस्ट हैव सम बेसिक आइडिया कि ये मोटर प्रोटीन्स का क्या रोल है, ठीक है। जैसे काइनेसिन अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ये मायोसिन के साथ मैच करता है। मायोसिन जो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो प्रोटीन पढ़ते हैं, ठीक है, बट डायनिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंपैरिजन होता है काइनेसिन और मायोसिन। दे हैव ए मायोसिन की हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो देखो ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं, वहां पर कंपैरिजन भी करेंगे इन चीजों का। तो आपको पहले ये बताओ कि जैसे काइनेसिन मायोसिन अभी एक स्टेटमेंट आएगी तो उनमें सिमिलैरिटी होती है, बट जो डायनिन है वो आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे। सो अगर हम काइनेसिन की बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द काइनेसिन, सो काइनेसिन 1 उसका वेट बता रखा है 380 किलो डाल्टन। इसमें वी हैव 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स जो भी आपने देखी, एंड द अमीनो टर्मिनल
ग्लोबुलर हेड डोमेन्स ऑफ हैवी चेन आर द मोटर डोमेन्स ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो बेसिकली हमने जो हेड डोमेन्स हैं वो आपके हैवी चेन्स का ही पार्ट है, क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ भी बाइंड करते हैं और उनके साथ एटीपी भी लगता है। सो दे बाइंड टू बोथ माइक्रोट्यूब्यूल एंड एटीपी, द हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। ठीक है, द मोटर डोमेन्स ऑफ काइनेसिन एंड मायोसिन आर structurally related and share a similar molecular mechanism for generating force and movement। ठीक है, तो ये जो दोनों है आपके हमने जो बात करी, that is basically your काइनेसिन एंड मायोसिन, ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड है और इनका सिमिलर सा बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है फॉर जनरेटिंग फोर्स एंड मूवमेंट। जो टेल पोर्शन है काइनेसिन का उसमें लाइट चेन होती है and in association with the carboxy terminal domains of heavy chain। ठीक है, the portion of kinesin, और बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है जो लाइट चेन्स वाला, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अदर सेल कंपोनेंट से बाइंड करने में हेल्प करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, चाहे ऑर्गेनलीज हैं चाहे वो वेसिकल्स हैं। ठीक है, ताकि वो मतलब उनका ट्रांसपोर्ट हो सके अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल बाय द एक्शन ऑफ काइनेसिन मोटर। ठीक है, सो दो टाइप की चेन्स की हमने बात करी। इफ यू अगेन लुक एट द डायग्राम, तो दो हैवी चेन है, अभी हम काइनेसिन की बात कर रहे हैं। हैवी चेन का ही जो हेड डोमेन होता है, ठीक है, वो जनरली आपका एन टर्मिनस पे होता है। ठीक है, और हैवी चेन के सी टर्मिनस के साथ आपकी लाइट चेन्स लगी होती हैं। ठीक है, सो हैवी चेन का जो हेड डोमेन है वो बाइंड करता है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, और ये जो लाइट चेन्स हैं ये बाइंड करती हैं आपकी वेसिकल के साथ। ठीक है, सो लाइक द मायोसिन, जैसे वही मायोसिन से कंपैरिजन कर रहा है, काइनेसिन्स आर ए फैमिली ऑफ रिलेटेड मोटर प्रोटीन्स, ये सब मोटर प्रोटीन्स है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट with 45 family members in humans। most of these like kinesin 1, वो कहां पर मूव करता है आपका, it is moved in the plus n direction। ठीक है, however some kinesins move in the opposite direction towards the minus n। अभी मैं आपको बताऊंगा, जनरली वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि मोटर डोमेन कहां पर है, और कुछ काइनेसिन ऐसे होते हैं वो मूव ही नहीं करते, बट ऑल एक्ट एज माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजिंग एंजाइम। जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब आपके सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट होना होता है तो उस टाइम पर आपका जो काइनेसिन होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की डीपॉलीमराइजेशन कराता है, ताकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपके अपोजिट पोल्स की तरफ जो आपके सॉरी सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर सके। ठीक है, नाउ दिस इज द रिलेशन कि कौन सा काइनेसिन प्लस की तरफ जाएगा, कौन सा माइनस की तरफ जाएगा, और कौन सा डीपॉलीमराइजेशन कराएगा। उसने कहा कि जो प्लस एंड डायरेक्टेड काइनेसिन्स होते हैं उनके अंदर जो एंड टर्मिनल के ऊपर मोटर डोमेन होता है जो हमने शो करा है। ठीक है, माइनस एंड जो डायरेक्टेड काइनेसिन होते हैं उनमें सी टर्मिनल पे मोटर डोमेन होता है, और जो डीपॉलीमराइज करते हैं, ठीक है, उनमें मोटर डोमेन जो होता है वो मिडल ऑफ द हैवी चेन में होता है। जैसे एक हैवी चेन है, अभी जो आपने हैवी चेन दिखाई थे ना उसमें आपने एन टर्मिनस पे दिखाई थी, तो ये तो जाएगा प्लस की तरफ। अगर ये सी टर्मिनस की तरफ है तो वो जाएगा माइनस की तरफ, और जिसमें मतलब ये पूरी चेन है और ये दोनों चीजें से सेंटर में है, जो आपके हेड डोमेन है या जो मोटर डोमेन्स है वो मिडल में है, तो उस केस में वो डीपॉलीमराइजेशन कराता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो मोटर डोमेन्स हैं जिसने माइक्रोट्यूब्यूल के साथ लगना है और जिसमें एटीपी बाइंडिंग साइट है काइनेसिन के अंदर, वो कहां पर है। इफ इट इज एट द एन टर्मिनस, कोई भी प्रोटीन होता है उसमें एन टर्मिनस होता है, सी टर्मिनस होता है। एन टर्मिनस पे है तो वो प्लस एंड की तरफ जाएगा, अगर अगर वो मोटर डोमेन्स आपके सी टर्मिनस पे है तो वो माइनस एंड की तरफ जाएगा, और अगर मोटर डोमेन्स इफ दे आर इन द मिडल ऑफ द काइनेसिन या मिडल ऑफ द हैवी चेन, सो दे विल not move in either direction, they will just do the depolymerization। ठीक है, so वही है कि अलग अलग काइनेसिन फैमिली के मेंबर्स हैं, अलग अलग उनकी कार्बोक्सी टर्मिनल टेल्स होती हैं, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आपके कार्गो या डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी वेसिकल्स हैं उनकी मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि काइनेसिन सिर्फ प्लस की तरफ ही जाता है, क्योंकि ज्यादातर आपको काइनेसिन प्लस ही दिखेगा, बट वी हैव फ्यू काइनेसिन्स जो कि माइनस की तरफ भी जाते हैं। और बेसिकली अब होता है ना कुछ ऐसी वो स्टेटमेंट देते काइनेसिन्स ओनली मूव टुवर्ड्स द प्लस एंड, सो दिस इज नॉट द करेक्ट, या ऑलवेज मूव। यू नो कि कुछ काइनेसिन जो होते हैं वो माइनस एंड की तरफ भी जाते हैं,
and few kinesins they have a role in depolymerization. ठीक है. सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइनिन्स की. ठीक है. अब यहाँ पर इसने लिखा है एक्सोनिमल डाइनिन्स. ठीक है. ये अभी मैं आपको बताऊंगा. जनरली एक्सोनिमल क्या होता है आपका, ये जो सीलिया फ्लैजिला के अंदर सेंट्रल कोर होती है. ठीक है ना, उसे हम एक वर्ड देते हैं एक्सिनोम और एक्सोनीम. So the axoneme is a term for the basic microtubular arrangement of microtubules. ठीक है. जनरली जो अभी मैं आपको सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसके अंदर हमारी 9+2 अरेंजमेंट होती है. ठीक है. तो एक्सोनीम इज अ टर्म फॉर द बेसिक जो आपकी माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होती है, किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. तो ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा कि सीलिया और फ्लैजिला में जनरली आपकी 9+2 अरेंजमेंट होती है. कौन सी अरेंजमेंट होती है आपकी, 9+2. 9 डबलेट्स होते हैं आपके जो पेरिफेरी पे होते हैं, और 2 आपके क्या होते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. 9 क्या होते हैं आपके पेरिफेरल, 2 क्या होते हैं सेंट्रल. ठीक है. तो जनरली क्या होता है ना, जो ट्यूबुलिन में ए और बी होते हैं, ये अल्फा बीटा होते हैं, तो ये जो ए है इसके साथ ही डाइनिन नाम होती है, क्योंकि ये लिखा ना एक्सोनिमल डाइनिन. तो जो ए वाला होता है ना, उसके पास ही क्या होती है आपकी डाइनिन नाम. ठीक है. ये पहले मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ. दिस यू कैन सी. नाउ दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट. ठीक है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डबलेट्स हैं, सो इफ यू काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. नाउ यू कैन सी ये जो आपका येलो में है और जिसमें रेड डॉट्स हैं, दिस इज योर ए. और ये जो दूसरा हमारा जो हमने बनाया दैट इज योर बी, जो ऑरेंज है जिसमें रेड डॉट्स हैं. मतलब ये वही अरेंजमेंट है जो मैंने आपको बताई ना 13 वाली, कि वी हैव दिस इज ए होलो स्ट्रक्चर. तो एक प्रोटोफिलामेंट जो होता है वैसे 13 मिलके, जनरली जो ए वाला होता है उसमें 13 ही होते हैं. जो बी वाला होता है उसमें 10 और 11 हो सकते हैं. जो अभी हमने करा ना 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलके 1 माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं. तो ये जो दिखाया ना ए ट्यूब्यूल, इसके अंदर वही 13 प्रोटोफिलामेंट्स है. ठीक है. बट बी के अंदर 10 और 11 हो सकते हैं. ठीक है. नाउ यू कैन सी ये जो सब फाइबर ए है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, डायनी नाम कौन सी फाइबर के पास होती है, ए के पास. दिस डायनी नाम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा, क्योंकि इन्हीं यही बताया ना कि डायनी नाम जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड करते हैं. अभी आप देखोगे ये जो ए के साथ है ये बी से बाइंड करेगा. ठीक है. क्योंकि डायनी नाम बाइंड्स विद माइक्रोट्यूब्यूल. और दूसरा इसके पास एटीपेज, मतलब यहाँ पर एटीपी लगता है, क्योंकि ये अभी हम आगे पढ़ेंगे भी सही. एक सिंड्रोम होता है जिसे बोलते हैं हम इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम. सो वी कॉल इट एज इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम. सो इसमें क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर सिंड्रोम है, इन दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम योर जो सीलिया फ्लैजिला होता है वो बेसिकली वर्क ही नहीं करता, मूवमेंट ही नहीं हो पाती, क्योंकि डायनामिक ही ठीक नहीं है. क्योंकि जो मैकेनिज्म होता है ना सीलिया फ्लैजिला की मूवमेंट, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला की जब भी हम बात करते हैं दे हेल्प इन मूवमेंट. ठीक है. तो उस मूवमेंट के अंदर किसका रोल होता है आपका, डायनामिक का. अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा डायनामिक कैसे हेल्प करती है. तो ये जो इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम होता है, तो इनमें क्या होता है, देयर इज प्रॉब्लम इन डायनामिक. देयर इज प्रॉब्लम इन डायनामिक. और डायनामिक में प्रॉब्लम होने की वजह से बेसिकली ये आपका वर्क ही नहीं करता. देयर इज प्रॉब्लम इन डायनिन. ठीक है. सो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका ये जैसे आप डायनिन आर्म्स देख रहे हो, दे आर बेसिकली कमिंग आउट ऑफ ए आर्म. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर नेक्सिन लिंक्स होते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये जो डबलेट होते हैं, इन दोनों डबलेट्स को कौन लिंक करता है, नेक्सिन. ठीक है. एक इन्होंने शो करके सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. ये आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो डबलेट में दिखा रखे हैं. सेंटर के अंदर भी आप देख सकते हो ये दोनों ए ही हैं आपके. ठीक है. ए से कुछ स्पोक्स आ रहे होते हैं जिसे बोलते हैं हम रेडियल स्पोक्स दैट कम आउट ऑफ द
ए माइक्रोट्यूब्यूल्स या ए ट्यूब्यूल, और एक यहाँ पर आपकी सेंट्रल शीथ होती है, ठीक है। तो ये जो बेसिक अरेंजमेंट है ना, जो कि कोर के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। तो ये सीलिया फ्लैजिला में होती है, क्योंकि बाकी एक बेसल बॉडीज होती हैं और एक सेंट्रियोल। तो इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो 9+0 होती है, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल में क्या अरेंजमेंट होती है आपकी, 9+0, ठीक है। तो 9 इसमें होते हैं आपके पेरिफेरल, जिसमें ABC आते हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं ये, ट्रिपलेट्स, A B and C। और 0 क्या होते हैं आपके, दीज आर बेसिकली योर सेंट्रल। तो 9 पेरिफेरल होते हैं, 0 क्या होते हैं आपके सेंट्रल। मतलब सेंटर में कोई भी आपका जनरली माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते इन केस ऑफ बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल, ठीक है। और ये जो सीलिया फ्लैजिला है, ये बेसल बॉडी से ही अराइज होते हैं। किससे अराइज होते हैं ये, बेसल बॉडीज से, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताना था इसके अंदर, कि जो वहां पर एक टर्म लिखी है एक्सोनिमल डायनेनाम, ठीक है। तो वो डायनेनाम बेसिकली कहाँ से आती है आपके, दैट इज पार्ट ऑफ सब फाइबर ए, ठीक है। और ये जो डायनेनाम है, इट इज, क्योंकि इसमें एटीपेज एक्टिविटी होती है, हाई मॉलिक्यूलर वेट एटीपेज, एंड इट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एक्टिवेटेड एंजाइम, ठीक है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एक्टिवेटेड एंजाइम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एक्टिवेटेड एंजाइम, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सीलिया एंड फ्लैजिला अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आपने इसको डायग्राम को भी आप बना लेना, सो ताकि आपको पता हो कि ये बेसिकली क्या होता है सब, कि 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पहले वहीं पर देखते हैं, फिर उसके बाद ये जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर आएंगे बाद में। तो जस्ट की जो एक लाइन लिखी होती है, एक्सोनिमल डायनेंस, ठीक है। सो विच पावर द बीटिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। एंड दिस एक्सोनिमल डायनेन इज लिंक्ड विद योर ए, जो जो आपका ए ट्यूब्यूला उसके साथ ये लिंक है, ठीक है। So, but and at least 2 type of cytoplasmic dyneins which are responsible for the movement of most cargo towards the minus end of microtubules, ठीक है। क्योंकि डायनिन कार्गो को किस तरफ लेके जाता है, माइनस एंड की तरफ, ठीक है। सो अभी डायग्राम भी आपने देखा था, उसके अंदर 2 और 3 हैवी चेन्स हैं और वेरिएबल नंबर ऑफ लाइट एंड इंटरमीडिएट चेन्स हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट चेन्स आपके काइनेसिन में तो नहीं होती हैं, सो दे आर पार्ट ऑफ योर बेसिकली योर डायनिन, ठीक है। सो एज इन काइनेसिन, द हैवी चेन्स ऑफ डायनिन फॉर्म ग्लोबुलर एटीपी बाइंडिंग मोटर डोमेन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे हमने काइनेसिन की बात करी, ऐसे जो हैवी चेन्स होते हैं डायनिन की, उसके अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी बाइंडिंग मोटर डोमेन्स which are responsible for the basically movement along the microtubules, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है जो मोटर डोमेन है डायनिन के, वो दे आर नॉट रिलेटेड टू मायोसिन एंड काइनेसिन, ठीक है। और जो मैकेनिज्म है डायनिन का, जो मोटर का, वो कम ही अंडरस्टूड है। मतलब काइनेसिन मायोसिन का मोटर जो डोमेन है वो कैसे काम करता है वो हमें पता है, बट डायनिन का लेस वेल अंडरस्टूड है, ठीक है। और जो बेसल पार्ट है, द सेम वे, जैसे वहां पर भी लाइट चेन किसके साथ बाइंड कर रही थी, ऑर्गेनेलिज और वेसिकल के साथ, तो यहाँ पर भी जो लाइट और इंटरमीडिएट चेन्स हैं वो ऑर्गेनेलिज और किसके साथ बाइंड करती हैं, वेसिकल के साथ। एंड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ लाइट एंड इंटरमीडिएट चेन्स व्हिच ट्रांसपोर्ट डिस्टिंक्ट कार्गोस, ठीक है। सो वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम हेयर, ये जितने भी डायनिन काइनेसिन है, इनके अंदर जो हैवी चेन का मोटर डोमेन वाला पार्ट है वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड करता है, और इनके अंदर जो लाइट चेन इन केस ऑफ काइनेसिन एंड लाइट चेन एंड इंटरमीडिएट चेन्स इन केस ऑफ डायनिन, so they are binding with the different kind of vesicles and organelles, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका जनरली गेट के एग्जाम में एनएटी में जो आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है।
So a single protofilament of microtubule grows at a speed of 2 micrometer per minute. Considering that there is no catastrophes in the microtubule nucleation and the size of tubulin unit is of the order of 5 nanometer. ठीक है, this is 5 nanometer. अब ये ना अगर बेसिकली तो वो पूछ रहा है कि कितनी यूनिट्स ऐड हो रही हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 5 नैनोमीटर, तो दिस इज 1, क्योंकि ये तो एक का साइज है, ठीक है। सो आपका अगर 2 माइक्रोमीटर है तो उसमें 5 नैनोमीटर वाले कितने आएंगे, ठीक है। सो दैट विल बी 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 5. So 2000 by 5 it comes out to be 400, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं तो बेसिकली मैंने आपको बताया था उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई 400 with 13, तो आपका क्या आंसर आएगा 5200। तो जो 400 है, क्योंकि 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलके आपका माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे, तो बेसिकली अगर 400 तो एक प्रोटोफिलामेंट में ऐड हो रहे हैं, तो ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स में आपको 400 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हो ना कि ए सिंगल प्रोटोफिलामेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ग्रो एट दिस, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल तो पूरा तभी बनेगा ना जब मतलब 13 प्रोटोफिलामेंट्स पैरेलली बन रहे होंगे। सो यू नीड टू ऐड 5200 इन 1 मिनट, तो कितने ट्यूबुलिन यूनिट्स ऐड होंगी आपकी 5200, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 5200। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें बता रखा है टू अंडरस्टैंड द microtubule dependent motor activity of a freshly purified motor protein from budding yeast, a researcher set up microtubule based gliding assay, ठीक है। In such assay where microtubules are fluorescently tagged at its plus end, ठीक है, कि जो obviously plus end पे आपके वो ऐड हो रहे हैं। The researcher observed that motor protein moves the microtubule in the direction of its plus end, ठीक है। अब देखो ना माइक्रोट्यूब्यूल तो प्लस एंड की तरफ जा रहा है, लेकिन आप ये देखो ना जो आपका ये जो प्रोटीन है ये तो किस तरफ गया, क्योंकि जैसे पहले ये तो माइनस एंड की तरफ है ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल तो चलो प्लस एंड की तरफ जा रहा है, लेकिन प्रोटीन आपका किस तरफ है, माइनस एंड की तरफ। सो ये जो ऑब्वियसली माइनस एंड की तरफ कौन सा प्रोटीन जाता है आपका, डाइनिन, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डाइनिन, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल तो चलो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना जो आपका काइनेसिन होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल की डायरेक्शन में ही जाता है प्लस एंड की तरफ, लेकिन यहाँ पर आप देखो ना ये तो माइक्रोट्यूब्यूल आगे जा रहा है, साथ में आपका ये प्रोटीन तो नहीं जा रहा ना, ये एक तरह से माइनस एंड की तरफ हो गया, तो ये आपका कौन सा प्रोटीन होगा आपका डाइनिन। सो इसका आंसर क्या होगा आपका डाइनिन। सो द करेक्ट आंसर इज डाइनिन। तो ये आपको इसमें मेनली ध्यान रखना है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डाइनिन। So, in addition to transporting membrane vesicles in the endocytic and secretory pathways, microtubules and associated motor proteins. So basically, जो associated motor proteins होते हैं, they position membrane enclosed organelles such as ER, Golgi apparatus, lysosome, peroxisomes and mitochondria. तो organelles की positioning में भी help करते हैं। जैसे ये बता रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट एक्सटेंड्स टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल इन एसोसिएशन विद माइक्रोट्यूब्यूल, वो पेरिफेरी पे ही चला जाता है, ठीक है। ड्रग्स दैट डीपॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल कॉजेस द ईआर टू रिट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेल सेंटर, क्योंकि सेंटर से ही वो जा रहा है ना आपके पेरिफेरी की तरफ, लेकिन आप वो माइक्रोट्यूब्यूल को डिसअसेंबल करा दो तो ईआर जो है वो कहां पर रहेगा, आपके सेंटर पे आ जाएगा। सो इंडिकेटिंग दैट association with the microtubules is required to maintain the endoplasmic reticulum in its extended state so that it reaches up to the periphery, ठीक है। और ये जो positioning होती है, क्योंकि you want to take that organelle to the basically peripheral side, तो आपको कौन से प्रोटीन चाहिए होंगे, kinesins. So the positioning, this positioning of the ER appears to involve the action of kinesins
that pull the endoplasmic reticulum along microtubules in the plus and direction toward the cell periphery. Similarly, kinesin appears to play a role in positioning of lysosomes away from the center of the cell. ठीक है? And members of the kinesin family have been implicated in the movements of mitochondria. ठीक है? So तो काइनेसिन्स का रोल है लाइसोसोम को भी जैसे आपने सेंटर ऑफ सेल से अवे रखना है, मतलब जिस ऑर्गेनेली को भी आपने सेंटर से अवे रखना है, तो वो काइनेसिन एक तरफ से माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करेगा और एक तरफ ऑर्गेनेली से। तो जैसे जैसे वो अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल मूवमेंट करेगा तो ऑर्गेनेली भी उस तरफ चली जाएगी। ठीक है? और ऐसे ही अगर हम बात करें गोल्जी की, साइटोप्लाज्मिक डायनिन इज थॉट टू प्ले ए रोल इन पोजिशनिंग इन द गोल्जी apparatus. The Golgi apparatus is located in the center of the cell, near the centrosome. जो Golgi apparatus होता है वो कहाँ पर होता है? आपके सेल के सेंटर में, नियर द सेंट्रोसोम। ठीक है? If microtubules are disrupted, अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिसरप्ट करा देते हो ड्रग से या when the cell enter mitosis, the Golgi breaks into small vesicles. ठीक है? क्योंकि वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, मतलब वो आपने डिसरप्ट कर दिए। जब माइक्रोट्यूब्यूल दोबारा बनते हैं तो गोल्जी apparatus दोबारा रीफॉर्म हो जाता है एंड इट इज बेसिकली बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द सेंटर ऑफ द सेल। वही बात है ना कि जो लोकेशन है, जैसे ये बता रहे हैं कि गोल्जी सेंटर ऑफ सेल के पास होता है, अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिसरप्ट करा दोगे किसी ड्रग से या जब सेल माइटोसिस, क्योंकि व्हेन ए सेल एंटर माइटोसिस तो हम कहते हैं कि गोल्जी डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि मे बी वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, वो जो आपने, क्योंकि क्या होता है ना, माइक्रोट्यूब्यूल सेल में पहले से ही होते हैं। ठीक है? ये भी एक कंसेप्ट होता है। जनरली क्या होता है, क्योंकि अब जब आपने सेल को डिवाइड कराना है तो आपको माइक्रोट्यूब्यूल कौन से चाहिए जो सेल डिवीजन में हेल्प करे। तो ऑलरेडी जैसे होता है ना, मान लो ऑलरेडी जैसे एक माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, अभी ये वो वाला माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है जो मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। तो पहले क्या होता है ना, इसको जो ऑलरेडी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको पीसीस के अंदर चॉप डाउन करा दिया जाता है, छोटे छोटे पीसीस के अंदर। ठीक है? और उनसे फिर ट्यूबलिन निकाले जाते हैं और वो ट्यूबलिन आपके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। जैसे होता है ना, सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल पहले से ही होते हैं, ये मत सोचा करो कि सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे बनते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ईआर की पोजीशन, गोल्जी की पोजीशन, तो ये वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको पहले चॉप डाउन किया जाता है छोटे छोटे पीसीस के अंदर, और फिर इनको डीपॉलीमराइज कराया जाता है ताकि इनसे जो ट्यूबलिन डायमर्स आएंगे उनको हम यूज करेंगे स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में। ठीक है? तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा ना कि सेल डिवीजन के टाइम पे जब गोल्जी, उसके वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल थे वो क्या हो गए, आपने उसको कट करा दिया। कट कराने के बाद एक्चुअली एक तरह से फिर गोल्जी जो है वो छोटे छोटे वेसिकल्स में ब्रेक होगी। ठीक है? हाँ, लेकिन जब दोबारा माइक्रोट्यूब्यूल बन जाते हैं तो फिर वो दोबारा सेंटर ऑफ सेल के पास आ जाती है। ठीक है? लेकिन ये किसका काम रहेगा? डायनिन का, कि उसको सेंटर ऑफ सेल के पास लेके आना। ठीक है? ये आई थिंक मुझे प्रोटीन का नाम याद आ रहा जो चॉप डाउन कराता है, आई थिंक उसका नाम कैटेनिन होता है कुछ। आई थिंक वो आपके क्वेश्चंस में होगा। प्रोटीन होता है कैटेनिन, इसका काम होता है चॉप डाउन कराना। ठीक है? ये एक जगह आया भी था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कैटेनिन। और वो जो कैटेनिन के बाद जो पीसीस बनते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है आपका? टू सप्लाई दिस बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स, ताकि वो डायमर्स प्रोवाइड करे। ठीक है? तो कैटेनिन एक होता है, ये कैटेनिन होता है कि उसका नाम, तो ये क्या कराता है आपका? चॉप डाउन कराता है ताकि बाद में हम उसी की क्या करा सकें? डीपॉलीमराइजेशन। ठीक है? सो फिर ये हमारा लास्ट में सीलिया फ्लैजिला है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड प्रोजेक्शंस हैं, और ये अलग अलग एनिमल सेल्स हैं, जैसे स्पर्म सेल है या वो जो भी सेल हमारे जो मोटिलिटी दिखाते हैं तो उसमें सीलिया फ्लैजिला होता है। सीलिया एक्ट एज ए एंटीने दैट सेंस ए वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल एज वेल एज बीइंग रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट। ठीक है? It should be noted that many bacteria also have flagella, but बैक्टीरिया के फ्लैजिला बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है? ये आप चाहे डायग्राम में भी बना के भी देखना कि कैसे बैक्टीरिया का फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला होते हैं वो जस्ट प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, जो कि सिर्फ दे आर जस्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सेल सरफेस रादर देन प्रोजेक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जनरली जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो सेल की जो सेल की मेम्ब्रेन है उसमें एम्बेडेड होता है,
और उसको माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बैक्टीरियल जो फ्लैजिला होते हैं दे आर जस्ट द बेसिकली प्रोटीन फिलामेंट्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सेल सरफेस, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमने डिस्कस करी। 9+2 डायनी नाम के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको नेक्सिन लिंक्स के बारे में बताया, ठीक है। और जो डायनी नाम है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायनिन आर्म की हेल्प से ही क्या होगा, ये मूवमेंट होगी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस यू कैन सी, ये ए है ये बी है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ए के बाद डायनी नाम होती है, तो जो डायनी नाम का जो इंटरमीडिएट और लाइट चेन्स है वो तो ए के साथ लगी हुई है, और जो उसका हेड ग्रुप है वो बी के साथ लगता है, क्योंकि ये अरेंजमेंट आपने देखे ना, ए बी बी ए, तो ए वाला बी के साथ। और मूवमेंट ऑफ डायनिन हेड ग्रुप, जैसे डायनिन का हेड ग्रुप मूव करता है तो आप देख सकते हो वो किस तरह मूव करता है, माइनस की तरफ, जैसे हमने नॉर्मली पढ़ा है, क्योंकि ये भी वैसे अरेंजमेंट ही है, ये प्लस एंड है ये माइनस एंड है, तो डायनिन किस तरफ मूव कराता है, माइनस एंड की तरफ। और ये आप देख सकते हो बेंडिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे ये हेड ग्रुप आपका क्या करा, मूव करा, तो वो जनरली क्या करा रहा है, बेंडिंग करा रहा है, और ये बेंडिंग के कारण ही आपकी मूवमेंट होती है। ये जो एक तरह से स्लाइडिंग होती है ना आपस में माइक्रोट्यूब्यूलर डबलेट्स के बीच में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है, movement of microtubules in cilia and flagella. The bases of dynein arms are attached to the A tubules, and the motor head groups interact with the B tubules of adjacent doublets, ठीक है। कि जो बेसिस हैं डायनिन आर्म्स के वो किससे अटैच होते हैं, ए से, और जो मोटर हेड है वो किससे अटैच होता है, बी से। मूवमेंट ऑफ द डायनिन हेड ग्रुप्स इन द माइनस एंड डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड द बेस ऑफ द सीलियम, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे क्या बताया कि जो डायनिन आर्म की मूवमेंट है वो जो डायनिन के हेड ग्रुप है उसकी मूवमेंट वो किस तरह बता रहा है, माइनस एंड की, ठीक है, दैट इज टुवर्ड द बेस ऑफ द सीलम। then causes the A tubule of one tablet to slide toward the base of adjacent B, क्योंकि इसकी मूवमेंट होती है, आप देख रहे होगे कि उसने उसको भी एक तरह से खींच लिया, कि वो देख रहे हो ना बेंडिंग आप देख रहे हो, तो जैसे ही वो हेड है जैसे उसने उसको ऐसे बेंड कराया तो पीछे वाला भी बेंड हो गया, होता है ना उसने, क्योंकि पहले तो स्ट्रेट है, एनर्जी की हेल्प से डायनिन नाम की हेल्प से उसने जैसे उसको थोड़ा बेंड कराया तो उसके पीछे वाला भी बेंड हो गया, ठीक है। सो बिकॉज बोथ माइक्रो ट्यूबुलर डबलेट्स आर कनेक्टेड बाय नेक्सिन लिंक, क्योंकि ये दोनों लिंक है, अगर आपस में ऐसे लिंक नहीं होती तो अलग बात होती ना, क्योंकि दोनों डबलेट लिंक है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो ये स्लाइडिंग मूवमेंट होती है उस कारण ये बेंड हो जाते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जो सीलिया फ्लैजिला की मूवमेंट के लिए। अगर ये मान लो डायनिन आर्म काम ही नहीं कर रही, मान लो इसके इंटरमीडिएट लाइट चेन में प्रॉब्लम है, या जो हेड ग्रुप है जो मोटर ग्रुप है मोटर हेड है उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर ये मूवमेंट होगी। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर उनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला मोटिलिटी नहीं दिखा पा रहे तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि डायनिन आर्म में प्रॉब्लम है, क्योंकि डायनिन आप देख रहे हो ऑन वन साइड इट इज बाइंडिंग विद ए, ऑन द अदर साइड इट इज बाइंडिंग विद बी, तो अगर डायनिन आर्म में प्रॉब्लम होगी तो शायद ये बैंडिंग नहीं होगी, और ये बैंडिंग नहीं होगी तो योर सीलिया एंड फ्लैजिला दे विल नॉट बी एबल टू शो योर मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो जनरली आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली की हमने बात करी, डिसअसेंबली की बात करी, ठीक है। और इसमें आपने देखे अलग अलग टाइप के मोटर प्रोटीन्स देखे आपने, ठीक है। और क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है, कई बार ड्रग्स पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन असेंबली को इनहिबिट करता है कौन डिसअसेंबली को करता है, डाइन का क्या काम है, काइनेसिन का क्या काम है, सीलिया फ्लैजिला, इसमें जो नेक्सिन लिंक्स होते हैं, ठीक है। और ये जितने भी प्रोटीन्स हम पढ़ रहे हैं ना, आगे जब हम माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें और भी बड़े सारे प्रोटीन आते हैं, यू नीड टू रिमेंबर ये सब प्रोटीन सेल के अंदर ही हैं, क्योंकि वी आर स्टडिंग ऑल दीज प्रोटीन्स अंडर साइटोस्केलेटन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दे आस्क, आप जितने भी प्रोटीन्स पढ़ते हो यू शुड हैव दिस आइडिया कि वो प्रोटीन सेल के अंदर है, वो प्रोटीन सेल के बाहर है, या वो प्रोटीन आपका सेल की मेम्ब्रेन में है, ठीक है। जैसे हम सेल में पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, चैनल्स हैं, इंटीग्रिन्स, कैडहेरिन, सेलेक्टिन, ये सब मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। जैसे एक बार अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं जज कर सकते, आपको नाम ही पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एक प्रोटीन होता है विनक्यूलिन, ठीक है, ये हम माइक्रोफिलामेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो ये प्रोटीन कहाँ पर होता है, ये सेल के अंदर होता है। तो कौन सा प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है, जैसे कोलेजन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसमें आपने जितने भी प्रोटीन पढ़े ना,
अब पूछ लेगा नेक्सिन कहाँ होता है, वो सेल के अंदर ही है। लैमिन का होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी जैसे हम माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सेल की शेप है, जैसे हम कहते हैं कि आरबीसी की शेप बाइकनकेव है, किसी की स्फेरिकल है, तो वो साइटोस्केलेटन ही डिसाइड करता है। क्योंकि अगर कुछ साइटोस्केलेटन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसके प्रोटीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सो दैट में डिसरप्ट द और दैट में चेंज द शेप ऑफ द सेल। द शेप ऑफ द सेल इज ड्यू टू द काइंड ऑफ साइटोस्केलेटन दे आर कैरिंग। ठीक है, तो उसमें अलग अलग प्रोटीन्स का रोल होता है। ठीक है, तो ट्यूबुलेंस का तो चलो ज्यादातर रोल हमने सीलिया, फ्लैजेला या माइक्रो ये सेल डिवीजन में ही है। बट जो माइक्रोफिलामेंट्स हम पढ़ेंगे उसके उसमें ज्यादातर हम जो मसल कंट्रैक्शन होती है उसमें एक्टिन मायोसिन की बात करते हैं। एक हमने जो ये पढ़ा था आपका, जब एनिमल सेल डिवाइड करता है तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था साइटोकिनेसिस के टाइम पे एक्टिन मायोसिन की रिंग बनती है। मायोसिन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कई बार वो पूछ सकता है कि ये मायोसिन कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो चलो वो देखेंगे। बट दिस इज बेसिकली अबाउट योर microtubules. So they are mainly part of cilia, flagella and centrioles.